नमस्कार दोस्तों, नोहर क्लासेस 49 में आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, कक्षा 9 की। उसके अंदर हम आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भारत के भौतिक स्वरूप। और यह बुक है ना, अपने ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रीट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे आरएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए है ना हमें एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी पड़ती है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बुक होगी। और आप है ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम आज का दूसरा चैप्टर है भारत के भौतिक स्वरूप। अब भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। हम बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे और आज पढ़ेंगे हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत के भौतिक स्वरूप, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत, जैसा कि मैं इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करता रहूंगा और आप वो वही प्रश्न बनेंगे एग्जाम के अंदर। आप ध्यान से पढ़ते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। और आप किसी भी प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत है, मैदान है, पठार है, द्वीप समूह है। पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप समूह है, ये अपने देश के अंदर पाई जाती है। ये आकृतियाँ अपने देश में पाई जाती है। और भारत के अंदर बहुत अधिक भौतिक विविधता पाई जाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की स्तर पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय और उत्तर का मैदान में भी शिला करते हैं। भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हमारा हमारा हिमालय पर्वत है ना, वो अस्थिर भाग है, स्थिर भाग नहीं है। उसके अंदर सरकाव होता रहता है, वह ऊंचाई भी बढ़ रही है, उसकी उसका फैलाव भी हो रहा है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थला करती है। अपना जो हिमालय है वो एक युवा मरुस्थल है, यानी नया नवीनतम पर्वतमाला है। जिसे ऊंचे शिखर है, उसके अंदर ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां भी है, तेज बहने वाली नदियां भी अपने हिमालय के अंदर है। अब ये अपने हिमालय का जो भारतीय हिमालय का पर्वत का जो नक्शा बनाया हुआ है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पर्वत का नक्शा दिया हुआ है, जैसे लाल लाल दिया हुआ है ना, जैसे इंडिया के निशान मैप के अंदर जो गहरा लाल रंग दिया हुआ है, ये अपने हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला है। हिमालय पर्वतमाला जो स्थान है वो है, जैसे जम्मू कश्मीर से शुरू होता है इधर, उत्तराखंड उत्तराखंड हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, ये स्थान आते हैं। यहाँ पर जैसे पामीर ग्रंथि द्वीप है, कुनकुन सैनी द्वीप है, ऊपर जम्मू कश्मीर काराकोरम श्रेणी है, 4 श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब श्रेणी आती है। सबसे ऊपर हिमालय होता है, फिर सबसे ऊपर वर्ध हिमालय आएगा, फिर निम्न हिमालय, फिर लास्ट लास्ट में शिवालिक हिमालय आता है जो लघु हिमालय होता है। ये आप देख रहे होंगे, तिब्बत है, मानसरोवर, यहाँ पे बहुत सी चोटियां भी है, घाटी भी है, दर्रा भी पाए जाते हैं। जैसे कैलाश पर्वत है, सिपिकला, बालासा दर्रा, मानसरोवर झील भी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ नेपाल है, नेपाल के अंदर जो माउंट वो हिमालय का भाग है, नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा भारतीय सबसे ऊंची चोटी है। ये तो एक संपूर्ण भारतीय है, लेकिन वैसे भारतीय ऊंची चोटी पीओके अधिकृत है, वो K2 है, वो भारतीय सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ से हिमालय से बहुत सी नदियां भी निकल रही है। यमुना यमुना यमुनोत्री से निकलती है, यमुना, गंगा नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, ये चंबल है, ये इसकी सहायक नदी है। जैसे यमुना की सहायक चंबल नदी हो गई, यमुना की सहायक चंबल है, गंगे सहायक यमुना नदी हो गई। ये सोम है, ये नदियां भी, कोसी नदी भी है इसके अंदर। ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। अब आगे देखेंगे, आगे के क्रम के अंदर आगे क्रम के अंदर फैला, जैसे इस तरह उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक, उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त, उत्तर से लेकर नीचे दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटी सीमाओं पर आधारित किया गया। उदाहरण के लिए सतलुज नदी, सिंधु नदी, हिमालय का भाव, पंजाब हिमालय, ये भी जैसे बड़े एग्जाम के अंदर आते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर आते हैं। सतलज नदी और सिंधु हिमालय के बीच के अंदर जो नदियों के आधार पर अपन को हिमालय को बांटा गया, यानी सतलज नदी, इनके अंदर आपको एक क्रम बताएंगे नदियों का, कौन कौन से क्रम है नदियों का, कौन कौन सा क्रम है, उसके आधार पर हम देखेंगे। पीछे के पेज में देखते हैं। ये देखो आप इधर, इधर देखो, ये शुरू, इधर देखो, ये थोड़ा सा जूम कर, सिंधु नदी आती है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी हो गई। सिंधु के बाद में झेलम नदी आती है, झेलम के बाद में चिनाब नदी आती है, चिनाब के बाद में रावी, रावी के बाद में ब्यास नदी, ब्यास के बाद रावी के बाद में सतलज, सतलज के बाद में ब्यास नदी आते हैं। ये एक नदियों का क्रम हो गया।
ये भी बड़े एग्जाम के अंदर नदियों का क्रम पूछा जाता है। और अब इन नदियों के आधार पर है ना, नदियों के आधार पर भी हिमालय को हम बांट सकते हैं, नदियों के आधार पर हिमालय को हम बांट सकते हैं। अब ये पढ़ेंगे सिंधु, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को हम पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय, कश्मीर तथा हिमाचल, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इसे। सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय, हिमालय को सतलज और काली नदियों के, सतलज और काली नदियों के हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से? कुमायूं हिमालय कहते हैं। तीस्ता काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और दियांग हिमालय के बीच बीच नदियों के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसे असम हिमालय कहा जाता है। इसके नदियों को याद करने के सूत्र है, जैसे शीर्ष काप्ती यानी सिंधु सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है वो है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय हो गया। सिंधु और सतलज, शेष काप्ती यानी सतलज और काली के बीच में, यानी सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय हो गया। और काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय हो गया। और तीस्ता और देहांग, देहांग नदी को असम के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में देहांग बोला जाता है, उसका नाम तो ब्रह्मपुत्र, असम के बाद उसे ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। तो काली और तीस्ता के बीच के हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और देहांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में सभी के अंदर पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, इन सभी के अंदर पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। और हम अपने को ध्यान रखना है इन सभी का, ध्यान रखना है इन सभी का। ब्रह्मपुत्र नदी, अब आगे देखें, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पूर्वी सीमा, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है दिहांग महाखंड गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा, भारत की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियां तथा पूर्व श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्य जो अपने सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाते हैं, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, ये उत्तरी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं ये, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। तथा मजबूत कलवा पत्थरों से, कलवा पत्थर जो अवसादी शैल से बना है, ये घने जंगलों से ढकी अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं का घाटियों के रूप में फैली पूर्वांचल में पटकोई, पूर्वांचल के अंदर पटकोई, नाग, मिर्जा, मणिपुर की पहाड़ियाँ आदि सम्मिलित है। अब अपना दूसरा नंबर आता है अपना, जैसे भौतिक प्रदेश के अंदर दूसरा स्थान अपना भौतिक प्रदेश के अंदर दूसरा नंबर का जो दूसरा प्रकार है वो है उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान, इनको वैसे तो पहला तो भारत के भौतिक स्वरूप के प्रकार में बांटा गया। पहला तो हम बांटते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को, दूसरा भौतिक प्रदेश को, तीसरा प्रायद्वीप या पठार को, चौथा तटीय प्रदेश को, पांचवा द्वीप समूह को, इस तथा मरुस्थल को, इस धार में हम बांटते हैं 6 प्रकार के अंदर। लेकिन दूसरा प्रकार है उत्तर का मैदान। अब उत्तर के मैदान हम पढ़ेंगे बहुत ही, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। ये एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर मैदान, उत्तरी मैदान 3 नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, सिंधु सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है। उत्तर का मैदान सिंधु नदी, उत्तर का मैदान किन किन नदी से? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, तो इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान, उत्तर का मैदान है ना, जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तर का मैदान कौन से मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से। लाखों वर्षों हिमालय व गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ का मैदान बना। अब आपको पूछ रहे उत्तर का मैदान कौन से मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर के मैदान की जो क्षेत्रफल है वो 2400 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है। और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। 240 से 320 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। 2400 किलोमीटर तो लंबा है और ये मैदान की चौड़ाई जो है 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। इस और समृद्ध मृदा भी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पर्याप्त मात्रा पानी की उपलब्धता है, क्योंकि हिमाचल से बहुत सी नदियाँ इसी क्षेत्र में आती है जो अपने साथ निक्षेप, जल के साथ निक्षेप लाती है। तो उस निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ, उत्तरी पर्वतीय पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेप कार्य में लगी रहती है, क्योंकि जो हिमालय से आती है पर्वतों से नदियाँ तो अपना निक्षेप भी लेके आते हैं। और नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण यह नदी की गति कम हो जाती है, क्योंकि ढाल कम होने का नदी की गति कम हो जाती है, जो सारा निक्षेप होता है जो यहाँ पर ही रह जाता है, यहाँ पर रह जाता है सारा निक्षेप।
रह जाता है तो नदियां अपने निचले भाग में क्या करती है, नदियां अपने निचले भाग में क्या करती है, गाद यानी निक्षेप इकट्ठा कर देती है और बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। अब दो आब किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, दो आब यानी दो नदियों के बीच के भाग को दो शब्दों से मिलकर, दो आब दो शब्दों से मिलकर दो तथा आब, आब का अर्थ होता है पानी। इस बार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी, यानी पांच नदियों का जो क्षेत्र है वो पंजाब कहलाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने भाग, उत्तरी मैदान कितने भागों में बांटा गया है? तीन उपभागों में। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। पंजाब के इस भाग में दो आब की संख्या बहुत अधिक है। कौन कौन सी नदियां हिमालय से निकलती है? जैसे सिंधु हो गई, उसकी सहायक नदियां, सिंधु हो गई, सहायक नदियां, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, ये नदी हिमालय से निकलती है। गंगा नदी का विस्तार गंगा तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा नदी का विस्तार पूछे तो गंगा और तीस्ता नदियों के बीच है। तथा उत्तर भारत के उत्तर भारत के राज्यों उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। जो गंगा का मैदान है वो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तो पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम यानी विशेषकर असम के अंदर है। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान पूछे तो असम के अंदर माना जाएगा। उत्तर मैदान की व्याख्या सामान्यतः उसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता पाई जाती है और आकृति भिन्नता के आधार उत्तरी मैदान को चार भागों में, आकृति भिन्नता मैदान उत्तरी मैदान कितने चार भागों में बांटा गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते से शिवालिक की पहाड़ियां हैं। नदियां पर्वतों नीचे उतरते शिवालिक की पहाड़ियां जो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टी का निक्षेप करती है, इसे बाबर के नाम से जाना जाता है। और सभी सरिताएं इस बाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। पिछली बार रेट के अंदर अपना बाबर का प्रश्न आया था, यानी जहाँ से जो नदियां निकलती है वो एक ऐसा स्थान आता है तो जहाँ पर क्या होता है कि निक्षेपों के अंदर जो कंकर पत्थर होते हैं, गाद होते हैं, उनके अंदर पानी के नदी है ना वो पत्थरों के नीचे से चलते, जैसे ऐसे लगता है कि नदी लुप्त हो गई है तो उस स्थान को भी लुप्त हो जाती है। जैसे लगता है नदी लुप्त हो गई तो उसे बाबर कहा जाता है। और आप कंकर पर पानी ऊपर आ जाता है उसे तराई कहा जाता है। अब देखते हैं आगे। इस पट्टी का दक्षिण में स्थित सरिताएं नदियां पुनः निकल जाती है, यानी दक्षिण के अंदर निकलते हैं तो नदियां पुनः निकल जाती है। दलदल क्षेत्र का निर्माण करते हैं उसे तराई कहते हैं। तराई का प्रश्न पूछा जाता है, यानी नदियां लुप्त हो जाती है कंकर पत्थर निक्षेपों के अंदर, जैसे नदियां नीचे बहती हैं उनके ऐसा लगता है नदी लुप्त, उसे बाबर कहते हैं। और जो दलदली भाग है पानी ऊपर आ जाता है उसे तराई कहा जाता है, उसे हम तराई कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आते हैं, बाबर और तराई। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र भी कहलाता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दूधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति भी ज्ञात है। उत्तर मैदान का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ, उत्तर का क्या किस जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर के भाग में स्थित होता है। यही तो ऊपर का भाग होता है वो क्या ऊपर भाग पर स्थित होता है। तब वेदिका जैसी आकृति बनी थी, इस भाग को बांगर कहते हैं। यानी नदियों जो नाश से निकलते उसके ऊपर वाला भाग हो जहाँ पर नदियां अपना जल नहीं लेके जाती उस स्थान को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यानी अनुपजाऊ मिट्टी होगी वहां पे जो स्थान को तो बांगर कहते हैं। यह भी एग्जाम के अंदर आता है। यानी नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित वेदिका जैसी आकृति यानी वेद पूर्वज जैसी आकृति बन जाती है उसको तो बांगर कहा जाता है। यानी बांगर यानी बेकार हो गया वह बहुत होता है अनुपजाऊ मिट्टी का। और इस क्षेत्र की मृदा में चूने का निक्षेप पाए जाते हैं, इसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। और बाढ़ वाले मैदान यानी बाढ़ का जो पानी आता है उससे जो मैदान बनते हैं, यानी वहाँ पर जो मिट्टी आती है निक्षेप आते हैं उसे खाद्य कहा जाता है। यानी ये खाद्य हैं खाद साथ में लेते हैं, ये उपजाऊ मैदान हो गया। तो इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए भी आदर्श माने जाते हैं। अब अपना तीसरा प्रकार आता है प्रायद्वीपीय पठार, यानी भौतिक स्वरूप का तीसरा प्रकार कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। यह भी तीसरा प्रकार है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। यानी प्रायद्वीपीय पठार जो अपना भारत है ये से तो भारत का जो नीचे वाला स्थान है ना जो प्रायद्वीपीय पठार माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से ही इसे जाना जाता है। यानी प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है। पुराने क्रिस्टल यकीन किससे बना? यानी पुराने क्रिस्टल आग्नेय रूपांतरी यानी कायांतरी आग्नेय चट्टान रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि का भाग माना जाता है। यानी
पृथ्वी दो भागों में गोंडवाना और अंगारा लहर के अंदर टूटी थी, इसे गोंडवाना भूमि का भाग माना जाता है। यह प्रायद्वीपीय पठार अपने आग्नेय आग से आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से और क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। यह बना है। यह प्राचीन भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां से गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है। इस मैदान के दो मुख्य भाग हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। इसके दो मुख्य भाग है, एक तो मध्य उच्च भूमि, एक है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो एक मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यानी नर्मदा नदी है, अपने नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का, यानी प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर एक नर्मदा नदी है, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला इसे मध्य उच्च भूमि, यानी मालवा पठार अपने प्रायद्वीपीय पठार के आसपास भी फैला हुआ है तो उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला था, उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कैन दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। और इस प्रकार से वे इस क्षेत्र, ये देखो प्रायद्वीपीय पठार का अपना स्थान दिखाया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि मध्य के दाग को दर्शाते हैं, यानी मध्य उच्च भूमि में चौड़ी चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी मध्य उच्च भूमि उसे बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी और अपवाई छोटा नागपुर का पठार भी दर्शाते हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार है, यानी दक्षिण का पठार है ना, वो कौन सा त्रिभुजाकार है जो एक नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में से चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, उत्तर में कौन सी है, दक्षिण के जो पठार उसके उत्तरी की भाग की तरफ है सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है। और जैसे महादेव, कैमूर पहाड़ियाँ, मेकार पर्वत श्रृंखला भी भारत के भौतिक मानचित्र में पहाड़ियों तथा श्रृंखलाओं का अस्तित्व को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंची व पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार था उच्च कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बरस के छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर, दक्षिण का जो पठार है उसके पश्चिमी तथा पूर्वी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाटियां स्थित है। पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है, मेरे पर वे सतह था, उन्हें केवल दर्रे के द्वारा पार किया जाता है। भारत के भौतिक मानचित्र में भारतीय अपने भौतिक थार बोरपाल, यानी जो अपना ये इधर है ना, इधर पश्चिमी घाट, यहाँ पर थार बोरपाल दर्रे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो ये पूर्वी घाट है इधर बंगाली खाड़ी वाला, ये तो क्या नीचे है, जो पश्चिमी घाट है ना वो ऊंचे हैं। यानी पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 किलोमीटर है। 900 से कितने हैं, 900 से 16 किलोमीटर ऊंचे हैं। यानी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या है, बड़े हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी घाट महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतह नहीं है, यानी कटे फटे हैं, वे अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया, यानी जो घाट है वो पर्वत है वो घस चुकी है, इन्हें काट दिया। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होता है, यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा के ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे जैसे दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी और डोडा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पूर्वी घाट है, जैसे पूर्वी घाट की सबसे ऊपर ऊंची चोटी जैसे ये पूर्वी घाट है, ये बंगाली खाड़ी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय जवेड़ियों की पहाड़ियां स्थित है। उद्गम मंडलम जैसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। ओडू ओडू ओडी किनार जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियां भी स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यह पाई जाती है कि यहाँ पर काली प्रायद्वीपीय पठार के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर काली मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा पाई जाती है। इसे ढक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। जो प्रायद्वीपीय पठार उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसे ढक्कन ट्रेप भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को काली मृदा पाई जाती है, इसलिए इसके सेल यानी इसकी जो चट्टानें वो आग्नेय है
और वास्तव में इन शैलों का समय के साथ साथ अपर्दन हुआ, इससे काली मृदा का भी निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। बहुत अधिक अपरदित व खंडित पहाड़ियाँ हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। अब अपना चौथा प्रकार आता है, मरुस्थल का। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और चौथा प्रकार भौतिक स्वरूप का भारत का चौथा प्रकार कौन सा है, यानी मरुस्थल, भारत के मरुस्थल। मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में, इनमें पाया जाता है। यानी अरावली के पश्चिम भाग के अंदर क्या है, मरुस्थल पाया जाता है, जो बालू रेत के टीले होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा 150 मिली होती है। कम वर्षा होती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। मरुस्थल के अंदर कौन सा जलवायु शुष्क हुआ है, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है, वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती है, उसके बाद में बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल नूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरखान। अब बरखान के अपना स्तूप है, यानी बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार या बालू का स्तूप का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। बरखान यानी अर्धचंद्राकार, जो रेत के टिल्ले बनते हैं वो अर्धचंद्राकार के बनते हैं, जिन्हें बरखान कहा जाता है। लेकिन लंबवत टिल्ले भारत और पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखतः पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान की समूह देख सकते हैं। जैसे ये टिल्ले भारत का मरुस्थल है जैसे। अब आगे देखते हैं। अब आगे आता है अपने पांचवा प्रकार आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों, यानी ये भारत प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पर ये क्या है कि ये तटीय मैदान है। ये तटीय मैदान का क्षेत्र माना जाता है। ये तटीय मैदान का क्षेत्र माना जाता है। यानी प्रायद्वीपीय पठार के किनारों यानी संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार। ये जो पट्टी दिख रही है ना आपको, ये सेकंड वाली पट्टी, जो ये फर्स्ट है छोटा है वो, ये पट्टी ये तटीय मैदान के अंदर मानी जाती है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पश्चिम के अंदर अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तटीय मैदान पश्चिम अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। यानी इस मैदान के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। उत्तरी तट के भाग को कोंकण तट कहा जाता है, जैसे मुंबई से गोवा। यानी यहाँ पर हो गया मुंबई, यहाँ पर हो गया गोवा। हम और जी से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया कन्नड़। जैसे उत्तरी भाग को उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा। मध्य भाग को कन्नड़ तट तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट। अब आपको ऐसे बताते हैं, यानी ये गोवा हो गया, ये हो गया ऊपर हो गया मुंबई, ये हो गया गोवा, यहाँ पर हो गया मैंगलोर। मैंगलोर से यहाँ पर लास्ट है तमिलनाडु। जो मैंगलोर से तमिलनाडु का जो भाग है, जहाँ ये हो गया मालाबार का तट है। ये जो गोवा से मैंगलोर हो गया, ये कन्नड़ तट है। कौन सा, कन्नड़। कन्नड़ बोल दो, कैनरा बोल दो। जो मुंबई से गोवा तक है वो कोंकण तट है। कोंकण कोंकण तट। और गोवा से सूरत तक वो काठियावाड़ तट है। गोवा से सूरत तक, जैसे सूरत से मुंबई तक है वो काठियावाड़। और मुंबई से गोवा तक जो तट है वो कोंकण तट है। और गोवा से मैंगलोर तक है वो कन्नड़ तट है। और मैंगलोर से जो ये तमिलनाडु तक तट है, जो अंतरिम द्वीप तक, वो है मालाबार का तट कहा जाता है। ये हो गया अपने पश्चिमी घाट के तट। अब बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार, यानी उत्तरी भाग में जहाँ पर उत्तरी सरकार इधर की साइड में है तो उत्तरी सरकार तट है। पूर्वी पूर्वी की तरफ उत्तरी सरकार तट है। पूर्वी की तरफ कौन सा तट है, पूर्वी की तरफ है उत्तरी सरकार। ये कोरामंडल तट है। देखो उत्तरी मैदान, उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है। जैसे ये उत्तरी सरकार कहा जाता है इसे। जैसे ये हो गया तट, ये इधर पूर्वी तट कहा जाता है। जैसे ऊपर का भाग है ना, जैसे ऊपर का भाग उसे उत्तरी सरकार कहते हैं। देखो दक्षिणी भाग कोरामंडल तट कहलाता है। तट के नाम, जैसे जैसे नदियों के नाम, बड़ी नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तट पर विशाल विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का पूर्वी तट, जैसे तमिलनाडु से लेकर इधर आंध्र प्रदेश तक का जो भाग है उसे कहते हैं कोरामंडल तट। कोरामंडल तट। और आंध्र से जो ऊपर का उड़ीसा तक उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और इसे नदियों के द्वारा भी बांट सकते हैं इसे। महानदी, इस भाग कौन कौन सी नदियां, बड़ी नदियां बहती है, जैसे महानदी होगी, महानदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और चिल्का झील का भी निर्माण चिल्का झील का भी निर्माण पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण भूमिका लक्षण है। भूमिका का क्या है, लक्षण है। और ये चिल्का झील क्या है कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब आपसे पूछ ले कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओडिशा में महानदी डेल्टा दक्षिण में स्थित है। अब अपना अगला टॉपिक आता है द्वीप समूह है। अब अगला प्रकार अपना द्वीप समूह है। द्वीप समूह छठा प्रकार द्वीप समूह है। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत के मुख्य स्तर भारत अति विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी
स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह के बारे में पहचान सकते हैं? अब देखते हैं द्वीप समूह कौन कौन से द्वीप समूह है। द्वीप समूह केरल के मैदान के तट के पास द्वीप लक्षद्वीप, यानी केरल के मैदान के पास आना लक्षद्वीप। जैसे अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है, अरब सागर के अंदर, अरब सागर में लक्षद्वीप है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, अरब सागर में केरल के मालदीव तट यानी अरब सागर के अंदर, अरब सागर में लक्षद्वीप है। द्वीप द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों, लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीपों से बने, प्रवाल भित्ति से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप या मिनिकॉय द्वीप या अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी लक्षद्वीप को पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनकी नाम 1973 उसका नाम क्या कर दिया, लक्षद्वीप कर दिया। लक्षद्वीप का पुराना मिनिकॉय द्वीप या लक्काद्वीप या अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, और 1977 के अंदर इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया। 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र फैला है। लक्षद्वीप का क्षेत्र कितना, 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी कवारत्ती है, और लक्षद्वीप प्रशासनिक मुख्यालय कवारत्ती है। इस द्वीप समूह का पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पीटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य। बंगाल की खाड़ी के अंदर जो पूर्वी है, वहाँ पे कौन से द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है का द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। तो यह द्वीप मुख्य रूप से दो भागों में बंटा हुआ है। अंडमान निकोबार दो भागों, उत्तर में तो अंडमान है और दक्षिण के अंदर निकोबार है। और यह द्वीप समूह है, यह द्वीप समूह है निमज्जित पर्वत श्रेणी में शिखर पर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो देश की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह को पाए जाने वाले पादप जंतु बहुत अधिक विविधता पाए। जो लक्षद्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनके अंदर बहुत विभिन्नता वाले पशु पक्षी पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे बेरन द्वीप समूह का बेरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। और विभिन्न भूआकृति विभागों की विस्तृत विवरणता प्रत्येक विभाग का विशिष्ट विशेषताएं स्पष्ट करती है। परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और देश की प्राकृतिक संसाधन समृद्ध हैं, और उत्तरी पर्वत जल वनों के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार पर मिला है। इनमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार पर पठारी बाग, खनिजों व भंडार भी है। इसमें देश के औद्योगिकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर तेल के भंडार, खनिज पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, क्रियाकलाप उपयुक्त है। तो इस प्रकार अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर थोड़े बहुत अपने जो पर्सन है वो देख लेते हैं, और इसके बाद हम अगला चैप्टर, अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। अब इनके जो पर्सन है वो देखते हैं। एक स्थलीय भाग जो तीन और समुद्र से घिरा हुआ है, यानी स्थलीय भाग जो तीन और समुद्र से घिरा हुआ है, ये भारत है, तीन और समुद्र से घिरा हुआ है। इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं उस स्थलीय भाग को। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम बताओ। भारत के पूर्वी भाग, यानी ये भारत का नक्शा है ना, उस पूर्वी भाग में जो पर्वतों का म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है पूर्वांचल। पूर्वांचल हो गया। और गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम पश्चिम तटीय पट्टी का क्या नाम है? गोवा के दक्षिण में स्थित, यानी ये गोवा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का क्या नाम है? पश्चिम तटीय पट्टी का नाम है कन्नड़ तट आएगा। उसके अंदर क्यों, वो तटों के बारे में पूछा, कोंकण तट ऊपर हो गया, फिर गोवा से लेकर मैंगलोर तक का भाग वो दक्षिण हो गया, वो कन्नड़ तट कहलाता है। पूर्वी घाट का स्रोत सिक्का, पूर्वी घाट जैसे ये हो गया बंगाल का, यहाँ पे महेंद्रगिरी है। अब बाबर क्या है, ये प्रश्न आप बाबर की तरह ये आपको बता दिया। जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है वो बाबर कहलाता है, और जहाँ नदियाँ दलदली क्षेत्र के ऊपर आ जाती है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। ये प्रश्न अपने एग्जाम की तरफ दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।